गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का हिस्ट्री क्लासेस बाय कमलेश कुमार में हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 10+1 का 5th चैप्टर यायावर साम्राज्य पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने इस चैप्टर से रिलेटेड सभी ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। उसके नोट्स जो पिछली वीडियोस हैं उसमें अवेलेबल है। अब अगर आप वहाँ से लिखना चाहो तो उसको लिख सकते हो। जितने भी ज़रूरी कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थे वो सारे के सारे हमने पिछले वीडियोस में सही तरीके से करने की कोशिश की है, जिसमें हमने सबसे पहले चंगेज़ खान के जीवन और उसकी सफलताओं के बारे में पढ़ा। उसके पश्चात चंगेज़ खान की सफलताओं के क्या कारण थे ये हमने उसमें नोट्स के तौर पर भी किया और डिटेल में भी पढ़ा है। साथ में ही हमने चंगेज़ खान का प्रशासनिक और जो नागरिक प्रबंध है वो हमने डिटेल में पढ़ा है। साथ में ही हमने चंगेज़ खान के प्रशासन में, अगर हम नागरिक प्रशासन की बात करें तो उसमें डिटेल में हमने खां की स्थिति, उलूस, याम, यास, पैजा, इन सभी के बारे में पढ़ लिया है। आज हम दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स, एक तो चंगेज़ खान के उत्तराधिकारी कि चंगेज़ खान के पश्चात भी मंगोल साम्राज्य का लगातार विस्तार होता रहा, और हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि किस प्रकार से चंगेज़ खान ने साम्राज्य का विस्तार किया, मंगोल साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने उस साम्राज्य को और ज़्यादा जो है उसका विस्तार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उन सभी उसके उत्तराधिकारियों के बारे में, जो महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी थे, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और साथ में यायावर समाज की जो सोसाइटी थी नोमैडिक, उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे, उनके रीति रिवाज क्या थे, क्या वो खाते थे, क्या पहनते थे, समाज में लोगों की जो स्थिति थी वो कैसी थी। ये सारा का सारा हम आज पढ़ने जा रहे हैं, और ये एग्जामिनेशन में भी ये प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चंगेज़ खान के उत्तराधिकारियों की, जिसमें कि 3 महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी उसके: ओगोदेई, जो बाद में उसका उत्तराधिकारी भी बना, ग्यूक और मोंके। ओगोदेई एक बहुत ही महान शासक रहा है चंगेज़ खान के बाद, और हालांकि उसने मंगोल साम्राज्य में काफ़ी इतने बड़े लंबे समय तक शासन नहीं किया, लेकिन जितने भी समय तक उसने शासन किया उसने लगातार मंगोल साम्राज्य का जो है वो विस्तार वो करता रहा। उसके बाद मोंके और ग्यूक भी बहुत अच्छे शासक रहे हैं मंगोल साम्राज्य ने, जिन्होंने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में कोई कमी नहीं छोड़ी। सबसे पहले हम ओगोदेई के बारे में पढ़ेंगे। 1229 से 1241 ईस्वी में चंगेज़ खान के पुत्र, जो चंगेज़ खान का पुत्र था ओगोदेई, उसने शासन किया। ये चंगेज़ खान का तीसरा पुत्र था। चंगेज़ खान ने अपनी मृत्यु से पहले अपने तीसरे पुत्र, जो उसका तीसरा पुत्र था, तीसरे नंबर पर ये ओगोदेई उसका पुत्र था, उसको नया खान नियुक्त करने की घोषणा कर दी थी। मतलब जब मंगोल साम्राज्य का पहला सबसे शक्तिशाली शासक चंगेज़ खान जिंदा था, तो उसने अपनी जीवन में ही जो है वो उसकी घोषणा कर दी थी कि वो ओगोदेई को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। उसके बाद 1227 से लेकर 1229 ईस्वी तक चंगेज़ खान का सबसे छोटा पुत्र, चौथा जो पुत्र था उसका, तुलेई, उसने राजप्रतिनिधि के तौर पर कार्य किया, क्योंकि उस समय ओगोदेई मंगोलिया में नहीं था। तो 1229 ईस्वी में कुरुलताई ने ओगोदेई को मंगोलों के नए महान खान की उपाधि से नवाजा, मतलब नवाजा, क्योंकि हमें पता है कि कुरुलताई का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहता है मंगोल साम्राज्य में। हमने कुरुलताई के बारे में डिटेल में पढ़ा है। अभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी हम अगले वीडियोस में इसके बारे में पढ़ लेंगे कुरुलताई के बारे में। लेकिन कुरुलताई ने ही ओगोदेई खां, जो महान शासक था मंगोल साम्राज्य का, उसको उसने नियुक्त किया अपना मंगोल साम्राज्य का शासक। कुरुलताई ने ओगोदेई इस पद पर 1241 ईस्वी तक रहा, मतलब कि उसने 1229 ईस्वी से 1241 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, उसने इस दौरान बहुत अच्छे कार्य किए उसने। एक तो मंगोल साम्राज्य का बहुत सारा विस्तार किया, चीन को उसने अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया,
231 ईस्वी में उसने उत्तरी चीन के विरुद्ध एक अभियान किया, जिसमें 1231 ईस्वी में ये अभियान उसने आरंभ किया, और 1234 3 वर्षों के पश्चात उसे जो है वो चीन में विजय प्राप्त हुई और चीन को उसने मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया। और चीन को सम्मिलित करते ही उसने मुगल साम्राज्य को और ज़्यादा सुदृढ़ कर दिया। तो ओगोदेई जो कि चंगेज़ खान का पुत्र था, 1227 ईस्वी में जब चंगेज़ खान की मृत्यु हुई, उससे पहले ही जब वो चंगेज़ खान जीता था, उसने अपने तीसरे पुत्र ओगोदेई खान को नियुक्त कर दिया था, मतलब मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी उसने नियुक्त कर दिया था। हालांकि 1227 से लेकर 1229 ईस्वी तक चंगेज़ खान का सबसे छोटा जो पुत्र था तोलुई, उसने राजप्रतिनिधि के तौर पर कार्य किया। हालांकि कुरुलताई ने उसको खां नियुक्त नहीं किया था। कुरुलताई ने खां नियुक्त किया ओगोदेई खान को 1229 ईस्वी से में, और 1229 ईस्वी से लेकर 1241 ईस्वी तक ओगोदेई खान ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया। और इस दौरान उसने मुगल साम्राज्य का बहुत सारा विस्तार किया, जिसमें उत्तरी चीन को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित करना उसकी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। ओगोदेई यही नहीं रुका, उसने न केवल चीन को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया, बल्कि उसने ईरान के शासक जलालुद्दीन को भी पराजित किया। जलालुद्दीन जब भारत आया तो वो भारत भाग गया था। जलालुद्दीन चंगेज़ खान के समय में ही जलालुद्दीन जो है वो भारत भाग गया था, लेकिन उसके बाद वो जब वापस आया तो उसने अपने आप को सुदृढ़ किया और फिर से मुगल साम्राज्य के विरुद्ध खड़ा। लेकिन चंगेज़ खान के पोते बाटू, जो कोरिया पर उसने विजय प्राप्त की, ईरान उसको तो हरा दिया था, जलालुद्दीन को तो ओगोदेई खान ने पराजित कर दिया था। लेकिन उसके पश्चात जो है चंगेज़ खान का जो उत्तराधिकारी था, जिसको हम बोलते हैं ओगोदेई खान, उसने अपने पोते बाटू के नेतृत्व में एक सेना भेजी और 1236 ईस्वी से लेकर 1242 ईस्वी तक, अब ये ध्यान से सुने आप, क्योंकि ओगोदेई खान या चंगेज़ खान के उत्तराधिकारियों या फिर मुगल साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण घटना भी इसको माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मंगोलों ने यूरोप के कई देशों, जिसमें रूस, हंगरी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया पर विजय प्राप्त कर ली। मतलब कि यूरोप के इन शक्तिशाली देशों को पराजित करना मंगोलों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसको अंजाम दिया ओगोदेई खान के पुत्र ने, मतलब चंगेज़ खान के ओगोदेई खान का पुत्र नहीं था ये बाटू, ये जो चंगेज़ खान का और एक बेटा था उसका पुत्र था। उसके नेतृत्व में अभियान हुआ और इस अभियान के दौरान मुगल साम्राज्य का बहुत सारा विकास या विस्तार हुआ। 1241 ईस्वी में ओगोदेई खान की मृत्यु हो गई थी। तो बाटू जो कि चंगेज़ खान का पोता था, ओगोदेई खान के शासनकाल में ही इसके नेतृत्व में जो सेना भेजी गई थी, उसमें रूस, हंगरी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो ये आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि 2-4 चीज़ें इसमें फटाफट से मैं बता देता हूँ कि 1227 ईस्वी में चंगेज़ खान की मृत्यु के पश्चात 1229 ईस्वी में कुरुलताई ने ओगोदेई खान को मुगलों का नेता नियुक्त किया, खां की उपाधि से उसे सम्मानित किया। और उसके पश्चात ओगोदेई खान ने मुगल साम्राज्य के विस्तार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने चीन को पराजित किया, चीन के बाद उसने कोरिया को, ईरान को, इन सब को पराजित करने के पश्चात उसके जो सेनापति था, जो चंगेज़ खान का पोता भी था बाटू, उसके नेतृत्व में रूस, हंगरी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया पर अधिकार करने में मंगोल सफल रहे और 1241 ईस्वी में ओगोदेई खान की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्यूक, जो कि इसने ज़्यादा लंबे समय तक शासन नहीं किया, केवल 2 वर्षों तक ये शासक रहा। 1246 ईस्वी से लेकर 1248 ईस्वी तक इसने शासन किया और ये ओगोदेई खान का पुत्र था। ठीक है, उसके शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है वो थी पोप इनोसेंट चतुर्थ के साथ स्थापित किए गए कूटनीतिक संबंध, जिसकी वजह से कि मुगल उसके शत्रु बन गए, क्योंकि उसने नेस्टोरियन ईसाई धर्म का पक्ष लिया था और जिसके कारण अनेक कट्टर मंगोल ग्यूक के विरुद्ध हो गए थे। तो ज़्यादा लंबे समय तक ग्यूक ने शासन नहीं किया था। तीसरा जो उत्तराधिकारी था चंगेज़ खान का, होता मोंके, ये काफ़ी महत्वपूर्ण शासक रहा है। 1251 ईस्वी से लेकर 1259 ईस्वी तक इसने शासन किया। 1248 ईस्वी में मंगोलिया में एक गहरा राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया था। क्या हुआ था? 1251 ईस्वी में कुरुलताई ने चंगेज़ खान के पौत्र
तुलई के पुत्र मोंके को मंगोलों का नया महान खान नियुक्त किया था। ये जो घटनाएं घटी थी, एक्चुअली में हुआ क्या था कि बहुत सारे जो प्रांतीय शासक थे इनके, वो मंगोलों के विरुद्ध हो गए थे। तो 1269 ईस्वी तक इसने शासन किया। वह चंगेज खान के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य प्रमाणित हुआ। ओगोदी खान से भी ज़्यादा महान उसे माना जाता है। सबसे पहले तो उसने अपनी जो स्थिति थी उसको सुदृढ़ करने के लिए जो उसके विरोधी थे उनको क्रूरता से उनका दमन किया। जितने भी विरोधी, मैंने बात की कि जो राजनीतिक संकट था वो ये था कि बहुत सारे विरोधी जो है मोंके के विरुद्ध हो गए थे, लेकिन उसने बड़ी क्रूरता से उनको जो है वो उनका दमन किया। और साथ में ही जो तर्क संगत कर थे, करों को अधिक तर्क संगत उसने बनाया, मतलब कि सही तरीके से करों को उसने लागू किया। और शिक्षा के प्रसार में भी उसने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1269 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो मतलब कुल मिला के प्रशासन की दृष्टि से अगर देखें तो मोंके को महान माना जाता है, क्योंकि उसने शिक्षा का प्रसार, करों को अच्छे तरीके से जो है वो लागू किया, जिसके कारण कि वो एक महान शासक माना गया चंगेज खान के बाद। नेक्स्ट है कुबलई खान। एक्चुअली में ये एक अलग मंगोल साम्राज्य की स्थापना करने में सक्षम रहे, इसको ध्यान से सुनना है आपने। ये मंगोलों के सबसे योग्य और महान शासक प्रमाणित हुए। उसने सर्वप्रथम उत्तरी चीन में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। उसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया। इसके पश्चात उसने अरिक बुक्का को पराजित किया। 1280 ईस्वी में कुबलई खान ने दक्षिण चीन के सुंग शासक को पराजित किया, जो कि एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि उसकी रही है। उसके कुबलई खान के पश्चात जो है उसने कुबलई खान ने इसके पश्चात उसने बर्मा, चंपा, कंबोडिया के शासकों को पराजित किया। तो कुल मिला के दक्षिण चीन की तरफ कुबलई खान ने एक शक्तिशाली मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी। और कुबलई खान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि उसके शासनकाल में इब्न बतूता जो है वो उसके शासनकाल में रहा है एक महान, हम बोल सकते हैं कि एक महान साहित्यकार। और कुबलई खान प्रसिद्ध था अपने कार्यों के लिए, जो उसने कार्य किए। सड़कों का निर्माण करवाया, पुरानी जो बिल्डिंगें थी उनकी मरम्मत करवाई। उसके पश्चात 1282 ईस्वी में उसने कागज़ की मुद्रा का प्रचलन किया। और बेनीस का महान इब्न बतूता नहीं, मैंने बोला मार्को पोलो, मैं भूल गया, मार्को पोलो जो कि एक महान शासक रहा है, महान साहित्यकार रहे हैं, जिन्हें मार्को पोलो की यात्राएं नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी, जिससे कि कुबलई खान और उसके शासनकाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वो बेनीस का एक महान यात्री था और कुबलई खान के दरबार में वो रहा 1275 ईस्वी से लेकर 1292 ईस्वी तक। तो कुबलई खान बौद्ध धर्म की ओर उसका झुकाव था, और लेकिन उसके पश्चात भी उसने सभी धर्मों के प्रति नीति अपनाई। तो ये 4 महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी रहे हैं चंगेज खान के। उसके बाद बात करते हैं हम यायावर समाज की। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बीच बीच से भी, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कहाँ के रहने, मध्य एशिया के आधुनिक मंगोलिया प्रदेश के रहने वाले थे यायावर जो लोग थे। और ये 4 कबीलों में विभाजित थे, जिनमें मंगोल सबसे शक्तिशाली थे, तातार, नेमन और खितान। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में कि यायावर साम्राज्य के 4 कबीलों के नाम बताओ, मंगोल, तातार, नेमन और खितान। ठीक है, ये सबसे जो है वो महान शासक रहे हैं। ये तंबुओं में निवास करते थे। जहाँ तक भोजन की बात है, दूध और मांस सभी प्रकार का ये भोजन खाते थे। उनका समाज अनेक पितृपक्षीय वंशों में विभाजित था और आपस में ये लड़ते रहते थे। कबीले जो थे आपस में लड़ते रहते थे, खूब लूटमार करते थे और चीन के साथ इनके व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए थे। लेकिन यायावर समाज की जो विशेषताएं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले यायावरी कबीलों के प्रमुख व्यवसाय। इनके व्यवसाय क्या थे? सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय इनका था पशुपालन। ठीक है, चारागाह अच्छे थे, इसलिए बहुत सारे पशु पालते थे। पशुओं की बात करें तो इनमें जो प्रमुख पशु थे वो थे घोड़े और भेड़ें। इसके अतिरिक्त वे गाय, बकरियां, ऊंट का भी पालन करते थे। इन पशुओं का प्रयोग किस लिए करते थे? वो दूध के लिए, मांस के लिए और ऊन के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान ढोने के लिए भी प्रयोग करते थे। मंगोल घोड़ों पर सवार होकर युद्धों में भाग लेते थे। घुड़सवारी के लिए ये बड़े पसंद करते थे और ये शिकार संग्राहक भी थे, मतलब शिकार भी करते, शिकार से भी अपना भोजन प्राप्त करते, जानवरों का शिकार करते थे और मछलियाँ पकड़ते थे। तो ये व्यवसाय हैं इनके। समाज की बात करें तो समाज की जो महत्वपूर्ण इकाई वो परिवार थी और परिवार पितृपक्षीय थे, मतलब परिवार का जो मुखिया होता था वो पिता होता था और सबसे बड़ा बुजुर्ग
वो होता था। और अगर हम बात करें, कई प्रकार के परिवार थे, धनी परिवार भी थे, है ना। और परिवार में पुत्र का होना ये भी आवश्यक मानते थे। और जहाँ तक विवाह की बात है तो एक कबीले के लोग एक ही कबीले में विवाह नहीं कर सकते, उनको दूसरे कबीले से जो है विवाह करना पड़ता था, जिसके लिए ज़्यादातर समय मंगोल जो थे वो दूसरे कबीले की लड़कियों को उठा लाते थे, जिसके लिए आपस में इनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी। लेकिन कई बार रजामंदी से भी मैरिजेस होती थी। और स्त्रियों का समाज में उस समय बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तीसरा, भोजन, जो हमने पहले बात की, भेड़ बकरियाँ मांस, ये भेड़ बकरियों का मांस ही खाते थे। और साथ में ही कुत्तों, लोमड़ियों, खरगोशों, चूहों का भी मांस ये खाते थे। कभी कभी कच्चा मांस भी खाते थे, लेकिन ज़्यादातर जो समय है ये उबाल कर इसको खाते थे। और बचे हुए मांस को ये चमड़े के थैले में रख लेते ताकि वो लंबे समय तक सर्वाइव करें। पोशाक की बात करें, आप देख सकते हो कि ये सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्र पहनते थे। ऊनी वस्त्र वे स्वयं बनाते थे, चीन से भी आयात इनका होता था। धनी लोग बहुमूल्य वस्त्रों का धारण करते थे। इसके अलावा सर्दियों के बचाव के लिए वे फर की कोट और टोप पहनते थे। स्त्रियां अनेक प्रकार के जो है रंग बिरंगे पोशाकें पहनते। मृतकों के संस्कार की बात करें, बड़ा जरूरी है। यायावरी लोग रात्रि के समय अपने मृतकों को रात को ये संस्कार करते थे। वे शवों को जमीन में दफन कर देते थे, ठीक है। और मृत्यु के पश्चात जीवन में ये भी विश्वास करते थे, जिसके कारण ये जो डेड बॉडीज जहाँ पे दबाई होती थी उसके साथ साथ जो है वो सारे सामान दबा देते थे जो कि उस व्यक्ति को पसंद होते थे। बहुमूल्य वस्तुएं भी कई बार दबा दी जाती थी, ठीक है। प्राय शवों को उस स्थान पर दफना दिया जाता था जिसने जीवन काल में जो है वो जिसको प्रिय हो, किसी व्यक्ति को जो भी स्थान प्रिय था वहाँ पे उसको दबाया जाता था। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके जो आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लेने हैं, यायावर समाज की विशेषताएं। और बाकी की कल के वीडियो में बहुत ज़रूरी वीडियो कल आप लोगों के बीच में रहेगी, जिसमें हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न है शॉर्ट आंसर टाइप वो सारे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव